हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा, इस क्लास में मैं आपकी बिजनेस स्टडी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 है सर। चैप्टर नंबर 3, यस बेटा, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आपके प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल enterprises। आज हम इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज लेने जा रहे हैं। वी आर द स्टार्टिंग हियर इन एज ए इंट्रोडक्शंस। ओके, तो प्राइवेट और पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? तो अगर हम प्राइवेट की बातें करेंगे तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। फिर हम किसकी बात करेंगे? पब्लिक की बात करेंगे। फिर हम ग्लोबल की बात करेंगे, ठीक है। प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। नाम से ही पता चल रहा होगा प्राइवेट, यानी कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप पर्सन जो क्या है, अपने आप में खुद मालिक हैं। जैसे द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन बाय इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे सपोज करो मैंने कोई दुकान ओपन कर ली तो मैं मालिक हूं अपने बिजनेस का, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये बात समझ में आती है अगर सही लेवल की दुकान खोली हुई है, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे आपके सोल प्रोप्राइटर हो गए। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक इंडिविजुअल ही मालिक होता है। पार्टनरशिप क्या होती है? कम से कम कितने मालिक होते हैं? 2 मालिक होते हैं, ठीक है। और एक होता है कंपनी। ये बेटा मैं आपको बता देता हूं ये अलग अलग क्यों होते हैं, ध्यान से। अगर किसी को स्मॉल साइज का बिजनेस करना है, किसका? स्मॉल साइज का, तो बेटा वो सेलेक्ट करते हैं आपके सोल प्रोप्राइटर। क्या? सोल प्रोप्राइटर, यानी कि मुझे कोई बिजनेस करना है और मैं इंडिविजुअल ही करना चाहता हूं, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो मेरे पास मैं थोड़ा कमाना चाहता हूं और थोड़ा ही रखना चाहता हूं, तो मैं चुनूंगा आपके सोल प्रोप्राइटर्स फॉर्म। बेटा ये फॉर्म है बिजनेस की, यानी कि बिजनेस को आप इस तरीके से कर सकते हो। या तो क्या करोगे, इंडिविजुअल खुद मालिक बनोगे अपनी दुकान या बिजनेस जो भी ओपन करोगे, या किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, या बड़े स्केल पे काम करोगे तो कंपनी बनाओगे। यदि आपको मीडियम स्केल पर काम करना है, किस स्केल पर? मीडियम स्केल पर, तो वहां बेटा आपको फर्म सूटेबल होती है। लेकिन फर्म को बनाने के लिए कम से कम 2 इंसान का होना जरूरी है। ये बातें मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। और लास्ट में बचती है आपकी कंपनी। कंपनी कब यूज करी जाती है? जब आपको लार्ज स्केल पर काम करना हो, ठीक है। वेदर इज इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, वट एवर यू लाइक। ये बात समझ में आती है? तो ये एक तरह से क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर। इनके गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर इसमें नहीं होता, इस वजह से प्राइवेट ही बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। प्लीज बेटा मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पब्लिक सेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा पब्लिक सेक्टर। नहीं सर हमारे समझ में नहीं आया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो इसे समझने के लिए जरा क्या देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है पब्लिक सेक्टर्स में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो किसके द्वारा मैनेज करी जाती हैं? या तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है, या स्टेट गवर्नमेंट, या हो सकता है सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर रहे हैं उसे मैनेज। मैनेज का मतलब क्या होता है कि जो मालिकाना ओनरशिप जो होती है, क्या होती है? जैसे कंपनी है, इसकी ओनरशिप जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों। ये कैसे होती है ओनरशिप? ये ओनरशिप इस तरीके से होती है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, सर शेयर्स क्या है? कहने का मतलब है इसमें जो हिस्सा है, एक छोटी सी बात समझो, शेयर्स वैसे 12th का पार्ट है, फिर भी मैं लेके चलूंगा आपको, ठीक है। यानी कि इसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का आपस में मिलाकर है। इस वजह से ये कंपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहलाई जाती हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड।
तो आप इसके फ्यूचर चेक कर सकते हैं, जो इसके फीचर्स हैं हमारे पास। तो फीचर्स क्या है, पहला क्या है इसके अंदर, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। सर ये क्या होता है, ध्यान से बेटा, जब कंपनी बनती है तो कंपनी को बनाने के लिए अमाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पैसे के कंपनी नहीं बन सकती, कुछ तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए। तो इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किसका कहता है, कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों। ये बात समझ में आ गई, ठीक। फिर दूसरा क्या है कि जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है, जो मतलब इसकी देख रेख करता है, एक तरह से जो इसका मालिक है वो कौन होता है, वो गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के। अभी गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है बेटा, चाहे सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, चाहे तो ये दोनों भी हो सकती है। क्लियर। और इट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, टू दी पब्लिक। कहने का मतलब क्या है कि आपने भी सुना हो कि जैसे सपोज करो, ज्यादातर लोग बाग, आपके फादर ने भी, एक प्राइवेट बैंक होता है और एक गवर्नमेंट बैंक, तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पर किया जाता है, गवर्नमेंट बैंक पे। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट करती है पब्लिक, वो किस पर करती है, पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। क्योंकि प्राइवेट का कुछ पता नहीं, वो कब डिफॉल्ट करके, कब धोखा देके पब्लिक को चले जाए, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं रखती है। इस वजह से लोगों का विश्वास गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं उन पर ज्यादा होता है। ये इसके फीचर्स हैं, या हम इन्हें विशेषताएं, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो बेटा उसके अंदर भी आगे फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, कुछ कंपनीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की होती हैं, कुछ स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस होती हैं और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा बेटा, अभी मैं इनके बारे में आपको लिखवाऊंगा। बस ये मान के चलें कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। तो किसको क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, वो अभी हम इसमें सीखने वाले हैं। ये बातें समझ में आती हैं। आइए पहला पॉइंट देखते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दीज आर एस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, एंड आर फाइनेंस एंड मैनेज कंट्रोल बाय एदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझ में आया बेटा, ध्यान से। कहने का मतलब यह है, जैसे आपने इंडियन रेलवेज का नाम सुना होगा, हाँ सर सुना है, तो वो एक तरह से एक डिपार्टमेंट है किसका, मिनिस्ट्री का, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, तो इस तरह की जितनी भी अंडरटेकिंग्स होती हैं कंपनीज, वो बोली जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये बात समझ में आती है आपको, वेरी गुड। तो बेटा इसके फीचर्स देखते हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। पहला पॉइंट लिखा हुआ है नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कानून की नजरों में इसकी कोई अलग पहचान नहीं होती है। जैसे रिलायंस जियो है, टाटा है, इनकी कानून की नजरों में अलग पहचान है, लेकिन जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उनका होता है नो सेपरेट एंटिटी। आप लिख सकते हो इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज फाइनेंस, it is financed by annual budget allocation of the government and all its earning go to the government। यानी कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो भी ये कंपनी जो फाइनेंस करी जाती है, ये किसके थ्रू करी जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू। या जो भी ये अर्निंग करेगी, इसका पैसा भी किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये बातें समझ में आती है, सिंपल है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, The government rules relating to audit and according are applicable to it। ध्यान से बेटा, अकाउंटिंग तो हम सीख रहे हैं, यानी कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती होंगी उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि काम सही तरीके से हो रहा है अकाउंट का, उसको चेक किया जाता है। उसे चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, हो सकता है आप में से कोई फ्यूचर के लिए बैठा हो, जिसे हम चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीए। बेटा ये ऑडिटर्स भी होते हैं, यही जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि जॉब ना करके अपना खुद का काम हो उनका,
तो वो ऑडिटर्स भी कहलाते हैं। ये बातें समझ में आती है। फिर इसमें स्टाफिंग, बस सीधी सी बात है, जब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किसका है, गवर्नमेंट का है, तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी गवर्नमेंट ही होते होंगे और उनका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। जैसे हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। सपोज देन अगर हम यूपीएससी की बात करें, उसमें जैसे आईएएस का कोर्स होता है तो प्रीलिमिनरी एग्जाम पर होता है, पहले प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद वो सेलेक्ट किए जाते हैं कि उनको कौन सी पोस्ट मिली है। तो बेटा ये भी एक तरह से प्रोसीजर है गवर्नमेंट का। तो इसके अंदर भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम करना चाहते हो तो जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। देन यू कैन बिकम एम्प्लॉय ऑन दैट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। अकाउंटेबिलिटी, अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अकाउंटेबिलिटी। देयर आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी कि अकाउंटेबल का मतलब क्या, ये किस मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है, यानी कि ट्रस्टेबल है। अगर जैसे रेलवे है तो रेलवे मिनिस्ट्री के लिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई सी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये बात समझ में आती है, ये उसी के लिए अकाउंटेबल है यानी कि ट्रस्टेबल है। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरिट डिमेरिट्स जो भी है इसकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सीखते जाइएगा और इसको हम परफेक्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।